गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल्स को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं उसको हम लोगों ने सीखा था और हम लोग बोर्स पैरामीटर की बात कर रहे थे। तो आज हम लोग सिंगल आर्टिकल्स वहीं से स्टार्ट करते हैं। बोर्स पैरामीटर इन कैलकुलेशंस ऑफ बोर्स पैरामीटर। दैट्स क्लियर। बोर्स पैरामीटर की कैलकुलेशंस ऑफ बोर्स पैरामीटर में सबसे पहला बोर्स पैरामीटर हमारा क्या है, ये पार्ट कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का कैलकुलेशन, ठीक है ना, इसमें भी एक कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। वेलोसिटी का कैलकुलेशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लगाया था, क्या फंडामेंटल्स लगाया था। आप लोगों को बोर्स का पोस्टुलेट्स है क्या है, एक वन ऑफ द पोस्टुलेट्स जो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड इट्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है mv/r। एंगुलर मोमेंटम ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 के बराबर होती है। जैसे ये पहला एक वन ऑफ द बोर्स पोस्टुलेट्स हमारे पास, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसको मान लें। और सेकंड इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्कुलर पाथ के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है, या इसी बात बोलते हैं सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कुछ भी कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, उनके बीच में लगने वाला क्या, अतः कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कांस्टेंट किया है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा E अपॉन क्या होगा बताओ बेटा, अपॉन क्या होगा R। दिस इज आवर इक्वेशन। इस इक्वेशन हमारे लिए क्या है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दैट्स क्लियर। ये हमारी दूसरी इक्वेशंस आ गई। इस इक्वेशंस में हम लोग बात करेंगे, अगर हम सेकंड इक्वेशन को, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन व्हेन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ बेटा, बताओ क्या आएगी। जैसे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग देंगे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी कि फाइनल वैल्यू भी कितनी आ रही है, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कुछ क्वांटिटी आ रही है, क्या आ रही थी बेटा, कांस्टेंट जिसको हम लोगों ने रखा था, क्या ये लो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा था बताओ, 2 पाई के ई स्क्वायर, क्या आ रहा था 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h। याद आया, यही तो आ रहा है। इंटू क्या है बताओ बेटा, इंटू क्या, जेड अपॉन यस क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आप लोग इसको नोट करोगे, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेशन फिर से करते हैं, नोट करिए।
जगह है पूरा कवर का। इसके बाद फाइनली क्या डिस्कस करते हैं? फाइनली डिस्कस करते हैं किसी भी जनरल ऑर्बिटल्स में हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी v इक्वल टू v नॉट जेड अपॉन किसी भी जनरल ऑर्बिट में जो वेलोसिटी क्या होगी v नॉट जेड। अच्छा, अगर हम v नॉट की वैल्यू देखें, v नॉट हमने किसकी जगह रखा है? v नॉट हमने किसकी जगह रखा है v नॉट 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h। दैट्स क्लियर। ये वैल्यू हमारे लिए क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू को जरा हम निकाल करके देखें। आप निकालोगे तो आप क्या करोगे 2 इंटू पाई का मान कितना रखोगे 3.14 इंटू ई का मान हमको किस पे रखना है? अगर हमने देखे ध्यान रखिए, अगर हम सीजीएस यूनिट का यूज करें, क्या लगे इन सीजीएस यूनिट वैल्यू टेक इन सीजीएस यूनिट में हमें क्या लेना है? सीजीएस यूनिट इन सीजीएस यूनिट। अगर हमने इसको सीजीएस यूनिट में रखा तो के का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा ए का मान। और अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करेंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा इसका 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ईएसयू होता है। क्या होता है? मतलब चार्ज की यूनिट जो है सीजीएस यूनिट में ईएसयू होती है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 मत रख दीजिएगा गुलाम, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का मान कितना था? फ्रांस कांस्टेंट का मान कितना था बताओ भाई 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 का। इसका मतलब अब हम इसको किसमें रखना है? इसको हमको अर्ग में रखना है। इसमें रखना है अर्ग में। यहाँ होगा 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -27। यहाँ अर्ग लिखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। हमने क्योंकि हमको हम क्या ले रहे हैं इन सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। मैं इन सीजीएस में बात कर रहा हूँ। इसमें बात करें सीजीएस में यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज जो है वो ईएसयू में लिखा जाएगा और हमारा एनर्जी होगी वो अर्ग में होगी। एनर्जी क्या होगी? अर्ग में। क्लियर। और के का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम एमकेएस यूनिट भी यूज करते तो के का मान कितना निकलेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -9 जिसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहा था। आप लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहा था। तो उसको हम रखते और फिर यहाँ पे जब रखते तो यहाँ पे क्या रखते? जब हमने यहाँ पे सीजीएस यूनिट का अगर हम इस्तेमाल करते तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते? बोलो भाई, बोलो क्या? दैट्स क्लियर। समझ में आई मेरी बात? आप कहते बिल्कुल सही। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आई? तो इतनी जो होगी। आगे यूनिट क्या आएगी? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 सेंटीमीटर पर। आगे नहीं आगे कितना आ गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने इसको वी नॉट क्यों कहा? अगली बात है कि हमने इसको वी नॉट क्यों कहा है। ठीक है ना, हमने इसको वी नॉट क्यों कहा है? देखिए एक्साइटेड स्पीड फ्रीक्वेंसी ये एक होती है ग्राउंड स्पीड, एक होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्पीड, इसके बाद क्या होता है सेकेंड एक्साइटेड।
पहली उत्तेजित अवस्था और द्वितीय उत्तेजित अवस्था। दैट्स क्लियर? ओके। यहां ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि n का मान कितना लिया आपने 1, तो यहां पे क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। n का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा फर्स्ट एक्साइटेशन, और n का मान अगर हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा सेकेंड एक्साइटेशन। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब जीरो स्टेट हो गई, ये हमारी क्या होगी बेसिकली जीरो स्टेट हो गई, ये हमारी क्या होगी जीरो एक्साइटेड स्टेट हो गई, क्या होगी जीरो एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये हमारी क्या होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं जीरो एक्साइटेड स्टेट हो गई। जो इट इज द वी नॉट इज द वी नॉट, अगर हम देखें वी नॉट क्या होगी, वी नॉट का मतलब क्या है n का मान 1, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या वी नॉट इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbital, velocity of first H एटम में ठीक है ओके। वेलोसिटी देखिए हमने हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा जेड का मान 1, फर्स्ट ऑर्बिटल पहला ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिटल अलग हो जाएगा ऑर्बिट, ठीक है ना ओके। तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का मान 1, और यहाँ क्या हुआ इसका मतलब h एटम का मतलब क्या होगा z का मान 1 ओके। तो इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ h एटम होगा कि नहीं होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है क्लियर हुआ नहीं समझना है नोट करें। देखा z इक्वल टू हमारा देखा कि v इक्वल टू वी नॉट क्या था बेटा z वाई देखा हमने, और यहाँ वी नॉट की वैल्यू हमने फिक्स थी, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर -8 प्लस 8 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में बदलते क्या होगा 6 हो जाता, ठीक है ना, अगर मीटर में लिखते क्या लिखते 6 लिखते टेस्ट क्लियर हमको ये बात। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे दो फैक्टर है, देखिए वी नॉट की वैल्यू मुझे फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब दो चीज वेरी कर सकती है, एक जेड का मान वेरी कर सकता है और या एन का मान वेरी कर सकता है। अगर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ग्राफ के रूप में इसकी ग्राफ की कल्पना करें दो केस में, एक क्या हो सकता है एक केस में इनके दो केस हमारे लिए बन सकते हैं। एक में क्या होता है जेड इक्वल टू कांस्टेंट हो सकता है, जेड कांस्टेंट, बट एंड जबकि n क्या हो वेरीज करे बदल ले,
या दूसरा क्या हो सकता है, जेड वेरीज और एन क्या हो, कांस्टेंट। एन वेरीज का मतलब क्या होगा, एन वेरी का मतलब डिफरेंट एटम। क्या हो भाई, एटॉमिक नंबर तभी बदलेगा जब एटम डिफरेंट। अगर एटम सेम हो तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम हो। इसका मतलब क्या होगा, जेड वेरीज का मतलब क्या, टेक क्या, टेक डिफरेंट एटम्स कैन टेक डिफरेंट एटम। यहां एन कांस्टेंट मतलब टेक सेम एटम। अगर हमने इसको कांस्टेंट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, अगर देखा जाए v जो हो गया वो क्या हुआ, v नॉट तो कांस्टेंट है ही, z को आपने कांस्टेंट कर दिया तो v इनवर्सली इक्वल टू n आया नहीं आया। इससे इंडिकेट किया इसलिए अगर हम इसको कहेंगे कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर n2 अपॉन n। एक चीज तो हमारी ये नजर आई कि इसका मतलब क्या है, सेम एटम में डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी का अगर रेशियो पूछ रहा हो, क्या कहा, सेम एटम सेम कर दे और ऑर्बिट क्या कर दे, अलग अलग कर दे, तो उसकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा हो तो फटाक से निकाल लोगे, इनवर्सली करके निकाल। जैसे हम पूछे दूसरी और तीसरी वेलोसिटी Li प्लस 10 की बात करते हैं, प्लस 10 क्या हो, प्लस 10 क्यों लिखना बताओ। मैंने कहा था कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जबकि जो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एक करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे ना, Li प्लस 10 कहेंगे। ठीक, Li प्लस 10 के दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। सीधे सीधे कह दोगे क्या, 3:1 इनवर्स कर देना, उसको उल्टा करना। दूसरी और तीसरी वेलोसिटी का क्या है, दूसरे और तीसरे ऑर्बिटल में कह रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला पहले लिखा जाएगा, दूसरा वाला बाद में लिखा जाएगा। तुरंत समझ में आएगा। दूसरी चीज हमसे सिर्फ ग्राफ प्लॉट कराना था, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसके बीच में देखो वेलोसिटी और 1/n के, तो यहां पे अगर देखिए केमिस्ट्री का ग्राफ जो होता है मैथमेटिकल ग्राफ के कंपैरिजन से बनता है। क्या बनता है, केमिस्ट्री का ग्राफ होता है मैथमेटिकल ग्राफ से क्या बनता है, कंपैरिजन से। तो अगर देखिए ये 1/n अगर यहां पे अगर आप देखें तो y इक्वल टू क्या बन गया बताओ बेटा, y इक्वल टू हमने क्या यहां कांस्टेंट आएगा कोई k इनटू 1/n आया। तो ये 1/n किधर की हो रहे हैं, y एक्सेस पे v लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू क्या बन गया, x, y इक्वल टू mx आ गया। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, बताओ बेटा समझ में आया नहीं है। अगर हम निश्चित रूप से दूसरा ग्राफ अगर आपसे पूछते इसी में ही, क्या पूछते, हम पूछते v और n के बीच में ग्राफ, v इंटू n मतलब x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x इंटू वाई इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट कहीं नजर आए, अगर आपको नजर आए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ ऐसे है। अगर कहीं भी ग्राफ x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ कैसे खींचना है, y बराबर mx आ जाए तो ग्राफ ऐसे खींचना है, याद रखोगे। मतलब भाई आपको नहीं करना, आपको ये मैथमेटिकल ग्राफ से कंपेयर करना है। अगर आपको ये इक्वेशन मिल जाए कहीं भी कंपैरिजन करने में पूरी केमिस्ट्री में, तो ग्राफ आप ऐसे बना देंगे। अगर कंपैरिजंस में आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो ग्राफ ऐसे खींच देंगे। समझ में आया, समझ में आया बेटा मुझे, कोई दिक्कत बोलो। अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ के प्लॉटेशन की बात करें, अगर इस केस में अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो इस केस में क्या होगा बोलो भाई, हमने z वेरीज कर रहा और n कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब n कांस्टेंट है, z वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब v डायरेक्टली कांस्टेंट टू z हो गया।
दिस इंडिकेट देयर, क्या इंडिकेट करेगा, v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, z2 अपॉन, आगे नहीं आया। अब मुझे बताओ, अगर हमने ग्राफ v और z के बीच में अगर हम प्लॉट करने को कहते हैं, v और z के बीच में ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा, बोलो भाई कैसा बनेगा। तो आपने क्या किया, v इक्वल टू क्या, kz, v को किससे रिप्लेस करोगे, y एक्सिस पे, तो इसलिए y से रिप्लेस कर देंगे, और क्या z कहाँ है, x एक्सिस पे, तो z की जगह x आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो ग्राफ कैसे जाता है, क्या बेटा, हाँ z1 यस, क्लियर नॉट क्लियर, समझ आया मेरी बात, अच्छी तरह क्लियर हो गई, तुरंत कर लोगे। अगर दो एटम, अलग अलग एटम के हम अगर आपसे पूछ लें सेम ऑर्बिट और भी सेम, हमने कहा लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, आपको मालूम है लिथियम का 3 होता है, दोस्तों मोनो एटॉमिक नंबर तो Li+2 कहोगे, बेरिलियम का 3 होता है Pe+2 कहोगे। तो अगर आप पूछते आपसे कि Pe+2 और Li+2, Li प्लस लिथियम कितना होता है बेटा, बेरिलियम का 2 होता है ना, बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है, तो Be प्लस मोनो एटॉमिक बनाना, और लिथियम कितना होता है 3। हमने कहा इसके दूसरे ऑर्बिट, हमने n फिक्स कर दिया, हमने कहा n इक्वल टू 2 ले लीजिए, दूसरे ऑर्बिट में इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो आपको सीधे सीधे उसके वही रेशियो होगा जो उसके एटॉमिक नंबर का होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, B का कितना होता है, बोलो बेटा, अभी देखा ना, B का कितना होता है 4 और इसका कितना होता है 3, तो किस रेशियो में होगा, 4/, आ गया ना, वो रेशियो, तुरंत ऑब्जेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। ठीक है, हमारा एक पैरामीटर हमने देख लिया वेलोसिटी, फोर्स मॉडल्स का फर्स्ट पैरामीटर हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड पैरामीटर का कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, द सेकेंड पैरामीटर इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की बात। लोग सेकेंड पैरामीटर की बात करते हैं। Calculation of radius. You can ask about the second parameter. Calculation of radius. Radius का calculation. Yes, clear? आपको मालूम है, हम लोगों ने देखा था बोर्स का एक पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2। हमने कहा था, क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr is constant and it is equal to integral multiple of h upon 2 mvr equal to integral multiple of h। अभी पिछली आपने आर्टिकल्स में आपकी v की वैल्यू निकालना आता है, आपको निकालना सीखा था हमने। v कितना था बताओ बेटा, कितना था m इंटू v कितना था बताओ बेटा, 2 पाई, वैल्यू पूरे एक्सप्लेन बोलो, 2 पाई e स्क्वायर 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन NH जाएगा पूरा, वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, पिछले हम लोग डेरिवेशन में देखा, ये हमारा r इक्वल टू क्या हो गया बेटा, n इंटू h अपॉन 2 कोई दिक्कत, r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, आपको बिल्कुल से कैलकुलेट हो जाएगी r की वैल्यू। हमने कहा कांस्टेंट वाले टर्म्स को अंदर लिख लेंगे और z और n के टर्म्स को बाहर लिख लेंगे।
तो यहाँ n इंटू n इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, n स्क्वायर। जेड वाले n और जेड के टर्म्स को देखो पीछे, और क्या जेड का टर्म्स क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ऑलरेडी, n स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, जेड एक ही जगह है तो जेड इधर आ जाएगा। अब बाकी सारे टर्म्स लिखना शुरू करते हैं, सारे टर्म्स लिखो बेटा। अब बताओ क्या आएगा, h इंटू एच क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, h इंटू एच क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। आप कहोगे सर h स्क्वायर होगा, हमने नीचे देखो बेटा डिनोमिनेटर में, आप कहोगे सर क्या होगा, 2 पाई 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर। आगे क्या है बताओ बेटा, k ई स्क्वायर, और क्या रहेगा, m भी तो है, आई एम राइट। 4 पाई स्क्वायर k ई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आएंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में। अच्छा मुझे बताओ इसकी जगह इस टर्म्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, बताओ खुद ही देखो, कॉमन सेंस लगाओ, इस टर्म्स को हम लोग क्या सकते हैं, r इक्वल टू सर हम इसको r0 कहेंगे, क्या कह देंगे, r0 n स्क्वायर अपॉन z कह देंगे, कि नहीं कह देंगे, हम कहते हैं सर r0 की वैल्यू, आप कहोगे सर r0 की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो r0 इक्वल टू क्या कह दोगे आप, बताओ बेटा, r0 इक्वल टू कहोगे सर r0 इक्वल टू हम लिख देंगे x स्क्वायर, इतना नोट करो, नोट करो। हमने फटाक से किसकी वैल्यू निकाल ली, r0 की वैल्यू हमारे पास है, सामने लिखा है कि r0 इक्वल टू क्या है बेटा, x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ये ई स्क्वायर m। अब सबकी वैल्यू रखेंगे किस यूनिट में, इन सीजीएस यूनिट। तो r0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस बोलो बेटा 27, कितना होगा 27, अर्ग में -34 तो जूल में होता है, तो ये अगर देखा जाए अर्ग पर सेकंड आ जाएगा ना, सीजीएस में लिख रहे हैं अर्ग पर सेकंड, सीजीएस में डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर इंटू के का मान कितना आएगा 1 इंटू ई का मान कितना आएगा, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये सुबह होता है, इसका क्या करोगे स्क्वायर। और मुझे बताओ इसमें क्या रखें, मास कितना होगा बताओ बेटा, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 28 ग्राम, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, सबका सीजीएस यूनिट रखेंगे। तो इसका मतलब जब सीजीएस यूनिट इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.529 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, क्या जाएगा, क्लियर हुआ। ये हमारी r0 की वैल्यू है, या इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0.529 लिखते हैं 0.529, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला आया r इक्वल टू r0 n स्क्वायर अपॉन z, जहां r0 की वैल्यू 0.529 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट्स क्लियर।
हाँ इसमें स्क्वायर बिल्कुल सही। यहाँ पे फाइनली हमारा आया हमारा क्या है R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर नॉट आया, R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर अपॉन Z आया नहीं आया? आया, कोई दिक्कत? अब हमारे पास फिर वही दो बात। क्या बात? पहली बात क्या करेंगे हम? इसमें दो संभावनाएं बनेगी कि हमारा क्या होगा, क्या n इक्वल टू कॉन्स्टेंट और z वेरीज, ठीक है। दूसरी क्या होगी मतलब n इक्वल टू वेरीज और यहां पे क्या होगा बेटा z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? अब हमारा क्या होगा n कॉन्स्टेंट z वेरीज का मतलब क्या? डिफरेंट एटम की सेम एटम, डिफरेंट। यहां क्या होगा? डिफरेंट एटम्स की बात करेंगे। यहां किसकी बात करेंगे? सेम एटम्स की बात करेंगे। क्लियर हो? आप बिल्कुल सही सर बात आप, ठीक है। अगर हम लोग फिर वही बात करें, अगर हम लोग प्लॉटेशन की बात करेंगे, ग्राफ प्लॉटेशन की, तो क्या सिचुएशंस आएगी? इस केस में क्या होगी बताओ? हमारा n कांस्टेंट, तो इसका मतलब r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z आया, आया नहीं है? बताओ। r नॉट तो कांस्टेंट होता ही होता है, ठीक है। हमारा n कांस्टेंट आपने कर ही दिया है, तो क्या आ जाएगा? दिस इंडिकेट देयर r1 अपॉन r2 इक्वल टू कितना होगा? बोलो बेटा, z2 अपॉन r1 अपॉन r2 इक्वल टू z2 अपॉन z। यस क्लियर? नहीं समझना? क्लियर हुआ कि क्लियर? अब फाइनली अगर आप लोगों ने बात करना शुरू किया, अगर हमने ग्राफ का प्लॉटेशन की बात की, किसके किसके बीच में बताओ बेटा? r और 1 अपॉन z के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपने देखा सर यहाँ r इक्वल टू कितना होगा? k इंटू 1 अपॉन z, और r कहाँ पे है बेटा? y एक्सिस पे, तो यहाँ बन जाएगी इक्वेशन y बराबर mx बन जाएगी। अगर इक्वेशन y बराबर mx बन गया तो ग्राफ कैसे बन जाता है? मैंने सर आपको बताया। अगर हमने कहा कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है? क्या करना है? किसके किसके बीच में? r और z के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा? r इंटू z इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कॉन्स्टेंट ग्राफ ऐसा बनता है। काम पूरा हो गया नहीं हो रहा होगा? अब इधर आ जाएगा n वेरीज z कांस्टेंट, n वेरीज z कांस्टेंट, मतलब r हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ बेटा? n वेरीज कर रहा है, z कांस्टेंट है, तो r नॉट और z कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। दिस इंडिकेट्स r1 अपॉन r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। ये बन जाएगा, दो आइटम की जगह हमने कहा है, ठीक है। और ग्राफ की अगर हम बात करें, बताओ r और n स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा है? तो आप कहेंगे क्या है? इसमें भी ग्राफ जो बन जाएगा बन जाएगा r इक्वल टू k इंटू n स्क्वायर, या y बराबर mx आ गया नहीं आ? और y बराबर mx आने का मतलब क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ बेटा, कोई समस्या किसी बच्चे को?
हो गया बेटा, फटाफट नोट करो। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का निकालना, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। फ्रीक्वेंसी से को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, एफ से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, v अपॉन 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कौन है, अभी राइट जाएंगे, क्या है v अपॉन 2 पाई आर हुआ। अगर हम लोग इस चीज को देखना शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और f जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने यहां से इंडिकेट किया v जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, v नॉट z अपॉन v नॉट z अपॉन n, z अपॉन n क्या होगा। अगर हम इन दोनों को बेटा, अच्छा 1 अपॉन r क्या होगा, r किसके इनवर्सली होता है, r इक्वल टू क्या होता है, r क्या होता है बेटा, n स्क्वायर अपॉन z, क्या होता है बेटा, n स्क्वायर अपॉन z होता है ही नहीं होता, n स्क्वायर अपॉन z होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, z अपॉन n स्क्वायर, z अपॉन n स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, f नेट किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कितना जाएगा, कितना जाएगा बेटा, z इंटू z स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, n क्यूब। आया कि नहीं आया। अगर फाइनली देखा जाए तो f1 अपॉन f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, z1 अपॉन z2 का होल स्क्वायर इंटू क्या, n2 अपॉन n1 का होल। क्लियर। फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी बता दोगे, बता सकते हो ना, दो डिफरेंट एटम्स की अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो किसी भी ऑर्बिटल में पूछे तो हम उसको बता सकते हैं ना, इजीली बता देंगे कितनी फ्रीक्वेंसी। चलो चलो फटाक से, कर लिया बेटा। अब देखिए, अब हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं। अब देखिए आपके सामने पूरी चीज अंदर आई, टाइम पीरियड, और आपको खुद मालूम है टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एफ, होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा 1 अपॉन एफ होगा कि नहीं। 1 अपॉन एफ का मतलब क्या होगा बेटा, बोलो भाई 2 पाई आर अपॉन वी होगा कि नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको कनेक्ट कर करके लगा देंगे तो ये हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो T1 अपॉन T2 क्या बन के आएगा बेटा। अगर हम देखें यहाँ T1 अपॉन T2 क्या बन के आएगा, इसी तरह से रख करके आप देखो जैसे ये किया
T1/T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, बोलो बेटा, Z2/Z1 क्या होगा, Z2/Z1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा N1/N2 का, देखो उसका उल्टा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये टर्म ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, ये टर्म ऊपर कर दिया, ये टर्म नीचे कर दिया। तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, Z2/Z1 का होल स्क्वायर इंटू N1/N2 का बड़ा आसान। इसका मतलब देखिए, अगर हमको टाइम पीरियड का रेशियो पूछेगा तो भी हम बता देंगे, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछेगा तो भी हम कहीं बता सकते हैं, वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा तो भी बता सकते हैं, रेडियस का रेशियो पूछेगा तो भी बता सकते हैं। मतलब पहला वेलोसिटी का रेशियो हमने पहले सिखाया, फिर इसको क्या सिखाया, उसके बाद रेडियस का रेशियो निकालना सिखाया, उसके बाद हमने क्या सिखाया, फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना सिखाया, उसके बाद क्या सिखाया हमने, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना सिखाया, उससे रिलेटेड हमने ग्राफ सिखाया, आप बना लोगे ना, ठीक है। और कौन सा पैरामीटर्स होता है, एनर्जी। अब इसका नेक्स्ट पैरामीटर एनर्जी होता है, जो आप लोग खुद घर से कर लेंगे, ठीक है ना, इतना आइडिया आपको आ गया, क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लास है, तो क्रैश कोर्स की क्लास में कुछ काम आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि एनर्जी के टर्म्स को आप निकाल लीजिएगा, फिर आगे किसी दूसरे आर्टिकल्स के बाद अगली क्लास में कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी को आपको जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके, चलिए देन स्टॉप है।